एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग आज बायोलॉजी 12th क्लास का चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आनुवंशिकता क्या होती है और आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में डिफरेंस क्या है। उससे पहले समझ लेते हैं आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो प्रयोग किया था मटर के ऊपर। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सन 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने क्या किया था? आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बेटसन डब्ल्यू बेटसन ने किसका प्रयोग किया? आनुवंशिकी का। और आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक हैं। इनको आनुवंशिकता के पिता भी कहा जाता है। अब सबसे पहले समझेंगे आनुवंशिकता क्या होती है। जब एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है। जैसे ये आपके पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा हो गए, तो इस पीढ़ी के लक्षण उनके बच्चों में, आप लोगों में जो आते हैं, तो इनका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। या क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। मतलब माता पिता के लक्षणों को उनके संतान में स्थानांतरण होना, उनकी संतान में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहलाता है। अब आनुवंशिकी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स विज्ञान कहा जाता है। जो लक्षण स्थानांतरण हुए उनके अध्ययन को तथा उनकी विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। अब मेंडलवाद समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। और जन्म इनका कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो उद्यान मटर के पौधे पर संकलन किया था। कब से कब तक किया था? तो 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 वर्षों तक इन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है? तो पाइसम सटाइवम है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर पर कितने वर्ष तक प्रयोग किया था? 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। 7 वर्षों तक प्रयोग करके आनुवंशिकता के सिद्धांत का क्या किया था? इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट हैं जिनके जरिए हम लोग पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो वो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद फिर से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, समझ लेते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली क्या होती है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। किसी जीव विशेष में पाए जाने वाले गुणों को क्या कहा जाता है? जो उस जीव में विशेष में क्या गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? लक्षण कहा जाता है। कि उस व्यक्ति में इतने गुण पाए जाते हैं तो क्या है? वो उसके लक्षण हैं। वह व्यक्ति कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है? एक लक्षण के 2 या 2 से अधिक रूप विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो विशेष गुण थे उनको लक्षण कहते हैं। और जो विशेष थे उनके 1 से 2 रूप, 1 से 2 रूप। जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति की हो गए पूरा समूह, तो किसी की आंखें काली हुई, किसी की भूरी हुई, तो आंखों का रंग क्या हो गया? आंख हो गई विशेष, और उसका रंग जो हो गया वो क्या हो गया? विशेषक। तो दो एक 2-3 व्यक्ति में एक से ज़्यादा जो कलर होते हैं, समूह के व्यक्तियों में जो कलर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनके विशेषक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आँखों का रंग व्यक्ति पूरा हो गया, समूह जीव हो गए। जीवों में किसी के नीली आँखें होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं, तो ये उनके हो गए विशेषक हो गए। और दूसरा है बालों का रंग। बाल हो गए विशेष, यहाँ बाल विशेष हो गए, जीव के क्या हो गए? विशेष हो गए। और उसका रंग क्या हो गया? विशेषक हो गया। जैसे बाल भूरे हुए, किसी के काले हुए, किसी के सफ़ेद हुए, तो ये हो गए विशेषक। पौधों के फूलों का रंग, फूल तो सब होते हैं, कोई सफ़ेद है, कोई नारंगी है, कोई लाल है, तो कोई पीला है, तो ये हो गए विशेषक। फूल हो गए विशेष और उसके रंग हो गए विशेषक। इतना समझ में आया। अब जीन क्या होते हैं? जीवों के लक्षण के वंशागत की सूक्ष्मतम इकाई क्या है?
तो जीन है। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम, जैसे ये क्रोमोसोम है तो इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और डीएनए की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, सबसे सूक्ष्मतम इकाई पूछी जाए तो क्या है? जीन है। अब जीन लोकस क्या होते हैं? जीन लोकस को समझते हैं हम लोग। जीन लोकस क्या होते हैं? किसी गुणसूत्र पर जीन की स्थिति का स्थान क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। लोकस को लोकेशन से रिलेट कर लीजिए। लोकस बोलेंगे लोकेशन, कहेंगे आपकी लोकेशन क्या है, वैसे जीन की लोकस क्या है? जो जीन का लोकेशन यानी कि उसका स्थान क्या है। तो जैसे ये हो गया गुणसूत्र, गुणसूत्र ये गुणसूत्र हो गया, तो गुणसूत्र पर जीन की स्थिति कहाँ है? स्थिति को क्या कहेंगे? जीन लोकस कहेंगे। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो आप सबको? अब देखेंगे प्रभावी अलील क्या होते हैं। प्रभावी अलील, प्रभावी से समझ में आता है जो अपना प्रभाव डाल रहा है। क्या? जो अपना प्रभाव डाले उसको क्या कहेंगे? प्रभावी अलील कहेंगे। वह अलील जो किसी भी अवस्था में अपना प्रभाव पूर्ण रूप से क्या करे? प्रदर्शित करता हो तथा दूसरे को प्रभावी ना होने दे। दूसरे को प्रभावी बिल्कुल भी ना होने दे, वो क्या कहलाएगा? प्रभावी अलील कहलाएगा, क्योंकि वह क्या करता है? अपना प्रभाव को प्रकट करता है। अब अप्रभावी अलील क्या हुआ? वह अलील जो युग्मजीय अवस्था में, क्या युग्मजीय का मतलब होता है जहाँ समान लोग रहते हों। समान 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 लोगों से है कि एक ही समूह, एक ही जाति का समूह हो। जैसे सारे छोटे हैं तो छोटे ही हों, सारे बड़े हैं तो बड़े ही हों। तो एक समूह युग्मजीय मतलब समान अवस्था में स्वयं को प्रकट करे। जैसे घर के अंदर खुद को जो प्रकट करे वो समयुग्मजीय हो गया। जब बाहर जो जाकर के निकले वो जो खुद को प्रकट करता है तो क्या हो गया? प्रभावी। जो समान अवस्था में सबको अपने को प्रकट करता है वो होता है अप्रभावी। समयुग्मजीय अवस्था में स्वयं को प्रकट करे, अभिव्यक्त करे, वो क्या कहलाता है? अप्रभावी अलील कहलाता है। या स्वयं को तब प्रदर्शित करता है जब क्या होता है? प्रभावी अलील वहाँ पे नहीं होता है। एक एग्जाम्पल ये समझ लीजिए आप लोग घर का, कि घर में जब सारे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो सब एक दूसरे पर क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, सब एक दूसरे को प्रभावी हैं, क्योंकि वहाँ पे डर नहीं है, वहाँ पर प्रभाव डालने के लिए कोई नहीं है। अगर उनके मम्मी पापा पेरेंट्स आ गए तो बच्चों पर क्या प्रभावी? जो अप्रभावी बच्चे हैं उन पे प्रभावी कौन हो गए? तो माता पिता हो गए। तो जब प्रभावी होंगे तब अप्रभावी अनुपस्थित होगा, और जब प्रभावी वहाँ पे अब्सेंट होंगे, अब प्रभावी नहीं होगा तो क्या होगा? अप्रभावी खुद को प्रदर्शित करेगा। अप्रभावी स्वयं को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। और जब प्रभावी रहेगा तो उसको अप्रभावी खुद को अनुपस्थित कर लेगा। अब हम लोग समझ लेते प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर क्या होता है। तो प्रभाविता का यह क्या करती है? ये सम यहाँ से हटा दो। यह विषम युग्मजीय दोनों अवस्थाओं में क्या करती है? खुद को स्वयं को प्रकट करते हैं। या विषम अवस्था हुई या फिर सम अवस्था हुई तो उसमें क्या करेंगे? खुद को, अगर एक बच्चे के साथ उसका पेरेंट्स है तो पेरेंट्स ही वहाँ पे प्रभावी रहेगा। इसी वजह से यह विषम युग्मजीय अवस्था में भी खुद को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। पर अप्रभाविता ऐसा नहीं होता है। जब वहाँ पे सारे समयुग्मजीय होंगे तभी अप्रभावित खुद को क्या करेगा? प्रकट करेगा। खुद का प्रभाव दिखाएगा। अगर जैसे क्लास का ही एग्जाम्पल ले लो, अगर टीचर नहीं है तब बच्चे क्या हो जाएंगे? प्रभावी हो जाएंगे। अगर टीचर आ गया, क्योंकि टीचर वहाँ पे प्रभावी हो गया तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? अप्रभावी हो जाएंगे। तो ये हो गया प्रभाविता और अप्रभाविता का डिफिनेशन। आपको इतना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं विषम युग्मजीय अवस्था में स्वयं को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं प्रभावी। जैसे मटर का लंबापन। अब मटर का पेड़ ले लीजिए। मटर का पेड़ लंबा, जो लंबा पेड़ है जिसकी लंबाई, जिसकी तने की लंबाई ज़्यादा है मटर की, तो खुद से छोटे वाले को क्या करेगा? खुद पर प्रभावी होने देगा? तो नहीं होने देगा, क्योंकि जो लंबा है वो खुद को छोटे के ऊपर क्या करेगा? प्रभावी कर लेगा और छोटे मटर को नीचे ढक देगा।
अब अप्रभावी का देखते हैं। ये विषम युग्मजीय अवस्था में स्वयं को क्या करते हैं, दबा लेते हैं। जब जैसे छोटा मटर है, उसके ऊपर कोई बड़ा मटर आ गया तो ये छोटा वाला क्या करेगा, खुद को दबा लेगा। बौना मटर क्या करेगा, खुद को दबा लेगा। ये हो गया अप्रभावी। और जब सारे छोटे छोटे मटर हैं, छोटे बौने मटर हैं, तो सब क्या करेंगे, प्रभावी हो जाएंगे। सब कहेंगे हमको भी बढ़ना है, हमको भी बराबर बढ़ना है। अगर उसी जगह पे लंबा हो तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे, अप्रभावी हो जाएंगे, और लंबा वाला मटर का पौधा ऊपर बढ़ जाएगा। ये मेंडल के चैप्टर का प्रभावी अप्रभावी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मेंडल ने क्या, पाइसम सटावे मटर के पेड़ पर एक्सपेरिमेंट किया था 7 वर्षों तक। अब हम लोग समझते हैं मटर के पौधे के चुनने के लाभ और कारण क्या थे। भाई जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना था, किस वजह से चुना था, क्या उसके कारण थे, सिर्फ उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना अपनी जो था एक्सपेरिमेंट के लिए, तब समझते हैं। मटर का पौधा 1 वर्षीय था। सबसे पहले क्या था, मटर का पौधा 1 वर्षीय था, 1 वर्ष में निकलता था और कम समय लगता था इसको उगाने में क्या करता था, कम समय लगता था। इस वजह से उन्होंने मटर का पौधा चुना, क्योंकि मटर अगर कम समय में उगेगा, मटर का पौधा कम समय लेगा, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने जीवन लाइफ में उस पर 50 एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और एक एक प्रजाति में कम से कम, एक मटर के पेड़ में अगर एक फली में 5 निकल रहे हैं, सीड्स निकल रहे हैं, उसके बीज निकल रहे हैं, तो एक पेड़ पे वो कम से कम 20 या 25 एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकता है। इस वजह ये कारण था पहला कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे को चुना। दूसरा क्या था कारण, मटर का जो पुष्प था वो उभयलिंगी था, क्या, बाइसेक्सुअल था, तथा इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसमें स्वपरागण जो होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, और पर परागण क्या होता है, आसानी से कराया जा सकता है। इसमें क्या होता है, पर परागण, क्योंकि ये फ्लावर बड़ा होता है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या, एकदम साफ दिखाई देते हैं। एकदम साफ दिखाई देने के कारण इसमें पर परागण बड़ा बहुत ही आसानी से हो जाता है, और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कारण था। और स्वपरागण जो प्राकृतिक था, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल था, एक में मेल फीमेल दोनों पाए जाते थे, तो प्राकृतिक स्वपरागण भी काफ़ी आसानी से नेचुरल हो जाता था, और अच्छे पीढ़ी दर पीढ़ी पौधे प्राप्त होते थे। अब नेक्स्ट क्या है, मटर की एक ही पीढ़ी में क्या अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। जैसे ये मटर का पेड़ है, इसकी एक फली लगी, एक फली में कम से कम 5, 6, 7 दाने आराम से होते हैं। तो एक फली में बीज क्या होते हैं, अधिक समयुग्मी पौधे में शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। तो क्या होगा, जब बीज ज़्यादा होंगे तो समयुग्मजी पौधे में शुद्ध लक्षण, ये पौधा शुद्ध है तो उसके जब 4-5 पौधे लगाए गए वो क्या होंगे, शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी में जाएंगे। अगला है कृत्रिम परागण द्वारा बड़ी संकर बीज हाइब्रिड पौधे जनन क्षमता में क्या फर्टिलाइज ज़्यादा थे। जो हाइब्रिड करके पौधे बनाए गए वो काफ़ी फर्टिलाइज थे मटर के। मटर का जीवन काल क्या होता है, अल्प होता है। जीवन में उसको 10-15 साल नहीं लगते हैं, बस वो 1 वर्षीय पेड़ होता है। तो 1 वर्षीय पेड़ होने के कारण उस पर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो सकते थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, मेंडल ने मटर का पौधा चुना था। यह पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। शुद्ध क्यों था, क्योंकि ये 1 वर्षीय था। दूसरी चीज़, एक पेड़ में कम से कम 10 और 20 बीज जो सीड से वो निकल रहे थे, तो उनको बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी बोने से क्या, इसके जो शुद्धता का पता लगाया जा सकता था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्धता, स्वपरागण था सबसे शुद्ध, तो स्वपरागण के द्वारा इसमें पौधे के सीड्स होते थे। मटर में भिन्नता दर्शाने हेतु विशेष लक्षण थे, तथा इसके फूलों का आकार क्या था, अपेक्षाकृत बड़ा था। विभिन्न लक्षण क्या थे, बौना पेड़ था और लंबा पेड़ था, उस किसी के बीज थे झुर्रीदार थे, कोई कलरफुल था, कोई वाइट था। तो ऐसे इसके क्या थे, विभिन्न लक्षण थे। अब मेंडल के सफलता के कारण क्या थे, मेंडल को सफलता किस वजह से प्राप्त हुई। तो मेंडल ने सबसे पहले दिमाग लगाया, इन्होंने मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज़ किया कि मटर का पौधा इन्होंने मैथमेटिक्स का सांख्यिकीय विश्लेषण करके इस्तेमाल किया, तथा गणितीय तर्क लगा करके इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अब दूसरा देखते हैं, उनके प्रयोग में नमूनों की विशाल संख्या थी। एक संख्या नहीं थी, विशाल संख्या थी, लार्ज संख्या थी। और उन्होंने क्या किए थे, आंकड़े बहुत से एकत्रित किए थे उनके,
आंकड़े जो एकत्रित किए थे उसमें क्या थी, विश्वसनीयता थी। विश्वसनीयता क्यों थी? क्योंकि उनके प्रयोग में विशाल संख्या थी। एक पेड़ है, उसमें एक फली में तो 5-6 सीड्स निकल रहे हैं, बीज निकल रहे हैं, और एक पेड़ में क्या हो गए, 10 से 20 बीज हो गए। अगर एक पेड़ में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो एक पेड़ में भी उन्होंने अगर एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उससे क्या हुआ, उनके पास 20 नमूने हुए। फिर 20 पेड़ों को बो करके उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किए तो उनके पास नमूनों की संख्या अधिक थी। जब नमूनों की संख्या अधिक थी तो उसमें क्या, विश्वसनीयता भी अधिक थी। और दूसरा कारण ये था कि मटर के पौधे को बोने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता था। ये गमले में भी बो करके या अपने छोटे से गार्डन में भी, उद्यान में भी बो करके उसका एक्सपेरिमेंट आसानी से किया जा सकता है। अब उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मटर के पौधे पर अध्ययन किया तथा विश्लेषण किया। क्योंकि वो 1 वर्षीय पौधा था तो उन्होंने 7 वर्षों तक क्या किया, मटर के पौधे पर बार बार बोया और बार बार उसके ऊपर अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया। अब देखिए, मटर के पौधे के लक्षण जो थे वो कैसे होने चाहिए। प्रभावी विशेषक क्या थे और अप्रभावी विशेषक क्या थे। सबसे पहले इन्होंने बीज का आकार कैसा चुना, गोल चुना। और उसके बाद प्रभावी मतलब मंडल ने ये कैरेक्टर जो थे ये मटर के पौधे में होने चाहिए थे। तो बीज का आकार, बीज का रंग कैसा, पीला होना चाहिए। फूल का रंग बैंगनी होना चाहिए। कलरफुल तो सबको अच्छा लगता है। फली का आकार फूली होनी चाहिए, फली थी जो सिकुड़ी नहीं होनी चाहिए, सिमटी नहीं होनी चाहिए। फली का रंग हरा होना चाहिए, बिल्कुल हरी दिखनी चाहिए। पुष्प की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और तने की ऊंचाई लंबी होनी चाहिए। तो ये क्या थे, प्रभावी थे लक्षण जिनको मंडल ने जिनका प्रयोग किया था। अप्रभावी क्या थे, जब मटर में कमियां होती हैं तो झुर्रीदार होता है, हरा सीड पीला, ये याद रखना इतना कि सीड जो पीला होगा वो प्रभावी होगा, जो हरा होगा वो अप्रभावी विशेषक होगा। सफ़ेद फूल अप्रभावी विशेषक होगा। सिकुड़ी फली अप्रभावी होगी। पीली फली जो होती है वो क्या होगी, अप्रभावी हो गया। और अंत जो फूल हो गया, अंत जो तना हो गया वो अप्रभावी, बौना भी अप्रभावी हो गया। अब आगे समझते हैं। ये लिया था इन्होंने मटर का फूल हो गया, ये क्या हो गया, मटर का फूल हो गया। इसमें जो पेटल्स हैं इनको दल कहते हैं। ये क्या कहते हैं, वर्तिकाक जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और उसके बगल में जो लगे हैं फिलामेंट के जैसे दिख रहे हैं ये परागकोश होते हैं। आपको हमने ये हमारे चैप्टर जो पहला पुष्पीय पौधे का लैंगिक प्रजनन है उसमें जाकर के देखिए, तो उसमें फ्लावर के पार्ट हमने बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियर ना हो तो हमारी क्लास पहले वाली जा कर के देख लीजिए। तो ये क्या है, परागकोश है। परागकोश क्या है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पुंकेसर भी मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्त्री केसर जो है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब उन्होंने क्या किए, 2 कलर के फूल ले लिए, 2 कलर के फूल ले लिए। एक ले लिया मटर का फूल ले लिया, एक बैंगनी ले लिया, और एक कैसा ले लिया, सफ़ेद ले लिया। उन्होंने इसको क्या किया, मादा बना दिया पूरी तरीके से। और इसका मादा बनाने का मतलब है ये है, जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो इसके पुंकेसर हैं और परागकोश है, उसको क्या काट करके कैंची से हटा दिया। जब काट करके कैंची से हटा दिया गया तो जो ये मटर के पौधे का फूल है उसके सफ़ेद वाला, तो इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो इसका परागकोश पुंकेसर है, उसको कट करके उसका स्थानांतरण इस पौधे में इस फूल में कर दिया गया। इस फूल में जब कर दिया गया तो इससे क्या हुई, फली प्राप्त हुई। फली प्राप्त होने के बाद इसमें से मटर के पौधे प्राप्त हुए। जो मटर के पौधे प्राप्त हुए वो सारे लंबे थे और सारे कैसे थे, बैंगनी थे। ये इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऐसे किया मटर के पौधे पर। इतना हम लोगों की ये एनसीईआरटी की बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है अच्छे से, तो जाकर के आप वहाँ पे एक बार रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारी क्लास ज़रूर देखना। ये देखिए हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया है उन्होंने कि मंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्शक क्या थे। तो तने की ऊंचाई, फूलों का रंग, फूल की स्थिति, तने की ऊंचाई, लंबा बौना, तो इसमें लंबा प्रभावी था। और फूल का रंग बैंगनी प्रभावी था, सफ़ेद प्रभावी नहीं था। फूल की स्थिति अच्छी प्रभावी थी। अंत थी वो अप्रभावी थी। फली का आकार कैसा होना चाहिए, फूला होना चाहिए। कि प्रभावी वाले हम बता रहे हैं आपको, और जो सुकड़ा है वो अप्रभावी है। फली का रंग हरा होना चाहिए, बीज का आकार गोल होना चाहिए, बीज का रंग कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना।
अब हम लोग समझेंगे फिनोटाइप एवं जीनोटाइप में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये वन शॉट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल स्टार कर लेना। फिनोटाइप क्या होता है? किसी भी जीव के बाह्य संरचना या लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि आप हैं, आप अपनी बात ले लीजिए या हम अपनी बात ले लेते हैं, तो हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं? हमारी 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुँह है। तो जो बाहर से बाह्य रूप से जो संरचना दिखती है उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जैसे मटर के पौधे में पौधा छोटा है या लंबा है, पौधा बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, उसके फूल का रंग कैसा है, तो ये उसके बाहरी कैरेक्टर हो गए जो फिनोटाइप में आते हैं। अब जीनोटाइप क्या होता है? तो कोई भी जीव आनुवंशिकी रूप से, मतलब उसके अंदर के आनुवंशिकता रूप से वो कैसा है, उसके अंदर के लक्षण क्या हैं, तो आनुवंशिकता रूप से कैसा है, उसकी जीन की संरचना कैसी है, इसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप। जीनो मतलब जीन, जीन यानी कि उसके जीन आनुवंशिकता कैसा है, उसका डीएनए कैसा है, इसको कहते हैं जीनोटाइप। अब फिनोटाइप का सेकंड पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण का फिनोटाइप पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको ज़्यादा धूप में रखा जाए, धूप में रहने को बोला जाए, तो उसके कलर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से क्या, फिनोटाइप पे वातावरण का, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर जो जीनोटाइप है उस पर पर्यावरण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। क्या धूप में या बाहर रखने से जीन तो बदल नहीं जाने हैं, तो जीनोटाइप में पर्यावरण का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, फिनोटाइप के आधार पर जीव के जीन की संरचना का, फिनोटाइप बाहरी रूप से देख करके तो ये नहीं बता सकते इसका डीएनए कैसा है या फिर इसके जीन कैसे हैं, और जीनोटाइप के आधार पर, उसके जीन के आधार पर फिनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। पर फिनोटाइप बाहरी स्ट्रक्चर देख करके उसके जीन का पता, जीनोटाइप का पता नहीं लगाया जा सकता है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आगे समझते हैं। अब एलील देखते हैं क्या है। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूप क्या हुए? जैसे कि ये जीन है, जैसे ब्लड का ले लो तो ये IA हो गया और IB हो गया और स्मॉल आई हो गया। तो ये एक जीन के 3 क्या हो गए? विभिन्न रूप हो गए। इन्हीं विभिन्न रूपों का क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। और IA, IB ये क्या कहते हैं? रक्त समूह को नियंत्रित करते हैं। अब समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र क्या होते हैं देखते हैं। गुणसूत्र के जोड़े जिस पर एलील समान रूप से समान स्थान पर, समान जगह पर हो, विराजमान हो, समझ लो, वो क्या कहलाते हैं? समजात एलील कहलाते हैं। गुणसूत्र समान मतलब होमो, समान मतलब होमो, होमोलोगस भी पूछा जा सकता है। एक शॉर्टकट में हिंदी में ना लिख करके उसको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है कि होमोलोगस क्या होता है। तो जहाँ पे समान जोड़े, जैसे कि 2 जोड़े हैं, ठीक, समान एलील, क्या समान एलील हो गए, समान स्थान पे, जैसे ये यहाँ पे बैठा है तो ये भी यहाँ पे बैठा हो, दोनों क्या हो? समान अवस्था में विराजमान हो, क्या कहलाएंगे? समजात एलील कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाते हैं। जैसे कि ये जीन हो गया, जीन पे दोनों जो एलील हैं वो ऊपर तरफ क्या हैं? विद्यमान हैं, विराजमान हैं, उनको क्या कहेंगे? समान एलील कहेंगे, होमोलोगस कहेंगे। अब विषम युग्मजी क्या होता है? विषम युग्मजी मतलब समान जो समजात हैं उसका उल्टा हो गया, समजात का उल्टा। विषम युग्मजी मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थित हों, दोनों क्या हों? एक दूसरे के विपरीत स्थित हों। वो गुणसूत्र के जोड़े जिसमें जीन या एलील क्या होते हैं? विषम युग्मजी गुणसूत्र, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब जैसे ये हो गया आपका गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर जो एलील हैं एक सर की तरफ है, एक पैर की तरफ है, तो क्या ये हो गए? विपरीत हो गए, विषम युग्मजी हो गए। ये एलील कैसे कहलाएंगे? और इनका स्थान भी क्या है? अलग अलग है, एक सर की तरफ है, एक पैर की तरफ है, तो ये क्या हो गए? हेट्रोलोगस हो गए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।